हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें खासकर प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो 3 पार्ट में बनेगा। टेंस का 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पार्ट पास्ट टेंस और तीसरा पार्ट फ्यूचर टेंस के बारे में आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। और यह वीडियो किसके लिए है? तो उन सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो टेंस बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा टेंस किस स्ट्रक्चर के साथ बनेगा, उसका उदाहरण के साथ जानना चाहते हैं। आप इसे पढ़कर एक बार केवल नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा टॉपिक लगने लगेगा। पढ़ने के बाद आपसे सवाल भी बनेगा। यदि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट टेंस का नोट्स दिया गया है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग प्रत्येक टेंस के चारों स्ट्रक्चर, यानी ये वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव के हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी देखेंगे, उदाहरण के साथ भी। सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब नियम, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि टेंस को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। टेंस को जानने से पहले आपको इन क्रियाओं के विभिन्न रूप के बारे में पता होना चाहिए, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि V1 क्या है, V2, V3, V4 और V5। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गो, प्ले, राइट, ईट सभी ये V1 के अंतर्गत आते हैं और बाकी जैसे कि वेंट, प्ले, रॉट, एट ये V2 की तरह आते हैं, यानी V2 की जगह पर अप्लाई होते हैं। और V3 में भी गॉन हो जाएगा, प्लेड, रिटेन, इटेन ये सब हो जाएगा। और V4 कुछ नहीं है, वर्ब में केवल ING जोड़ दीजिए। जैसे गो में ING जुट गया तो हो जाएगा गोइंग, प्ले में ING जुट गया तो प्लेइंग, राइट में ING जुट गया तो राइटिंग और ईट में ING जुट गया तो ईटिंग। और वर्ब के 5वां रूप में कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको वर्ब में एस या ईएस लगा देना। जैसे गो में यहाँ पे एस न लगकर बल्कि ईएस लगा है, तो ये भी V5 में के अंतर्गत आता है। प्लेज भी हो गया, राइट्स भी हो गया और ईट्स भी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग की प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रकार को भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको दूसरा नाम क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचानने का विधि क्या है, यानी पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि लगा रहा होता है तो हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। सेंटेंसेज मुख्यतः 4 प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा स्पेशल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य और स्पेशल इंट्रोगेटिव उसमें भी बीच में क्या, क्यों, कैसे जुड़ जाते हैं। जैसे कि सकारात्मक वाक्य उदाहरण है कि मैं स्कूल जाता हूँ, नकारात्मक वाक्य उदाहरण है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इंट्रोगेटिव का है कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, स्पेशल इंट्रोगेटिव का है कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। तो ये चारों हम लोग देखें। इसका हम लोग अभी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको याद है तो टेंस बढ़ाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो देखिए इसमें क्या है अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट और फिर V1 और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसमें क्या है? WH वर्ड सबसे पहले आ गया है, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा हो तब और उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। तो डज किसके संगे लगेगा? तो ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, या V5 में लग सकता है जब अफर्मेटिव हो तब, बाकी में नहीं। अब डू देखिए किसके साथ लगेगा। तो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डू का प्रयोग होगा, वरना अफर्मेटिव में केवल V1 या V5 से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ V1 का भी प्रयोग होगा, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब विशेष नोट्स को पढ़िए। अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सीधे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू या डज लगने पर हमेशा V1 आता है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या स्पेशल इंट्रोगेटिव में डू या डज लग गया तो उसके बाद हमेशा V1 लगेगा, यानी V5 इसमें उपयोग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे बेहतरीन ढंग से। उदाहरण देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर वाइज ट्रांसलेशन एग्जाम्पल। मैंने चारों का एक एग्जाम्पल लिया हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव का। तो चलिए अफर्मेटिव का देखते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। वह रोज सुबह आम खाता है, तो इसका कैसे बनेगा? तो ही ईट्स ए मैंगो एवरी मॉर्निंग, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए ईट्स लगा हुआ है। आपने अभी पढ़ा था कि ही के संगे V1 या V5 लगेगा, या तो फिर सब्जेक्ट में डू या डज लगेगा। तो यहाँ अफर्मेटिव है तो देख लीजिए यहाँ पे V5 लगा हुआ है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ V5 लगा है, ऐसे भी आप इंग्लिश में पहचान सकते हैं। दूसरा है नेगेटिव, तुम समय पर पत्र नहीं लिखते हो, इसका कैसे बनेगा? तो इसका बनेगा यू डू नॉट राइट ए लेटर ऑन टाइम। अभी आपने देखा था कि जहाँ भी डू का प्रयोग हो गया वहाँ उसके बाद यानी V1 लगना चाहिए। देखिए राइट V1 है, V5 नहीं लगा है इसमें। अब आप यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव का, क्या तुम शाम को वहाँ जाते हो? डू यू गो देयर इन द इवनिंग। इसको मैंने बताया था पहचानने का नियम कि इसका जवाब केवल हाँ या ना में आप दे सकते हैं। तो क्या तुम सुबह को वहाँ जाते हो, इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दे सकते हैं, आप इसका विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। जैसे क्या आप आम खाते हो, इसका भी जानकारी हाँ या ना में दे सकते हैं। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव देखिए, वह कहाँ रहता है, तो इसका आप कैसे जानेंगे कि इसका जानकारी आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यानी उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसका ट्रांसलेट का हो गया, तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, इसका अंग्रेजी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? हर एक टेंस का अपना अपना पहचानने का नियम है, उसकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो आदि लगा रहा हो, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उसकी ट्रांसलेशन को करेंगे। चलिए इसका टेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला मैं बता दिया हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव 4 पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। इसका देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगेगा। आगे हम लोग बताएंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। इसके बाद V4, यानी V4 में वर्ब में ING फॉर्म जुड़ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लग सकता है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा, फिर नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज, एम, आर में से कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्पेशल इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, और फिर जैसे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा आसानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब, यानी इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही, सी, इट, नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, और केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। आर का प्रयोग कहाँ होगा, तो वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग हो गया। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं।
स्ट्रक्चर वाइज ट्रांसलेशन एग्जाम्पल, अफर्मेटिव का, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं इस समय अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए पहचानने के नियम में हम लोग पढ़े थे कि अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं लगा होगा। यहाँ पर देख लीजिए रहा हूँ लग गया है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, वो भी अफर्मेटिव का, क्योंकि सकारात्मक वाक्य है। तो इसका कैसे बनेगा? आई एम रीडिंग एन इंग्लिश बुक राइट नाउ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एम इसमें किसके साथ लगा, तो आई के साथ क्या लगा? एम लगा। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग V4 है, फिर बाकी इधर आगे बनते चला गया। अब नेगेटिव का देखिए, वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसमें भी नहीं खेल रहे हैं यानी नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस, और रहे हैं तो ये जानिए रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचानने का नियम है। इसका कैसे बनेगा? तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव का देखिए, जिसका जवाब केवल आप हाँ या ना में देख सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं। किया हुआ स्टेज पर गाना गा रही है, इसमें भी रही है। इसके साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, यानी ही के संगे इज लगता है इसलिए आ गया, और फिर V4 और उसके बाद ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव देखिए, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला टेंस को पढ़ने वाले हैं। हमारे पास अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है आदि लगा रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, और इसके बनाने की विधि को हम लोग देखने वाले हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव हम लोग देखने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव का था सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, और इस सब परफेक्ट जहाँ पर भी आ गया आप समझ सकते हैं वहाँ पे V3 लगेगा, बस खाली परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले आ गया है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, और नॉट हो तो लगाएंगे और नहीं तो फिर छोड़ देंगे। जब भी आप नॉट लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव या स्पेशल इंट्रोगेटिव में है, तो आप यहाँ पर भी हैज प्लस नॉट को आप हैजंट भी लिख सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं। फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्पेशल इंट्रोगेटिव का देखिए, सबसे पहले WH वर्ड आ गया। WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड है जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, कहाँ, कब, कैसे, इसका अंग्रेजी में आता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके संग लगे, तो सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब रूल। हैज का प्रयोग कहाँ होगा? तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग कहाँ होगा? तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। स्ट्रक्चर वाइज ट्रांसलेशन एग्जाम्पल, अफर्मेटिव का देखिए, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव। मैंने सफलतापूर्वक अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, इसका कैसे बनेगा? तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा लगा है? तो आई के संग अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि हैव का प्रयोग होता है, और उसके बाद यहाँ कंप्लीटेड ये V3 है, और बाकी यहाँ पे माय होमवर्क सक्सेसफुली ये आगे के सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद है। अब नेगेटिव का देखते हैं, वह अभी तक विद्यालय नहीं गया। यहाँ पे भी आप देख सकते अंत में लगा है या है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल एट, इसका हम लोग ऐसे अनुवाद कर सकते हैं। देखिए ही के संग हैज लगा, वहाँ यहाँ पे था अफर्मेटिव है, आई था तो हैव लगा, ही था तो हैज लगेगा। इसके बाद नॉट और गॉन यहाँ पे V3 है, गॉन टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव का देखने वाले हैं। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, तो इसको हम लोग पढ़ देते हैं, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्पेशल इंट्रोगेटिव को देखिए, उसने यह कठिन काम क्यों किया होगा? तो इसका जवाब आप विस्तृत ढंग से दे सकते हैं, तो वाई हैज ही डन दिस डिफिकल्ट वर्क। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचानने के नियम क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो लगा हो और साथ ही साथ निश्चित या अनिश्चित समय यानी टाइम के साथ से का प्रयोग हो, वहीं पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी इसमें आप रहा है, रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पे रहा है, रही है के साथ समय से प्रयोग देखेंगे आप। तो चलिए हम लोग देखेंगे, और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं कि किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा और किसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मास्टर ऑफ साइंस यानी मास्टर ऑफ सिंस या फॉर, इसमें सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय से अनुवाद करने के लिए नीचे दी गई रंगीन कलर यानी रंगीन समय सारणी का ही पालन करें। जैसे यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? तो दिनों का जहाँ नाम आ गया, यानी जहाँ पर भी आपको निश्चित समय का पता चल रहा है आप वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वह सुबह से, तो सुबह से एक निश्चित समय है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, निश्चित समय की बात हो रही है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? तो दिनों के नाम, जैसे सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, महीनों के नाम भी सिंस जनवरी, सिंस अक्टूबर, साल दिया हुआ है नंबर में तो ये भी सिंस 1998, सिंस 2026, घड़ी का समय जैसे कि 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock से सिंस 7:30 AM, दिनों के हिस्सों में भी जैसे मॉर्निंग, इवनिंग के सब के संग है, मिडनाइट के संग है सिंस का प्रयोग होता है। जीवन की अवस्था यानी चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। यूथ यानी युवा, तो सिंस युवा से तो हो जाएगा सिंस यूथ। अब यहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग देखने वाले हैं। फॉर का प्रयोग जनरली पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे घंटों की गिनती, आपको पता नहीं है कि अनिश्चित समय अवधि है, यानी कोई निश्चित समय का पता इसमें नहीं चल रहा है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा 2 घंटा होगा, आज का होगा, कल का होगा, 10 दिन पहले का होगा, तो ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 2 घंटों से 2 hours यानी कई घंटों से, तो 4 many hour। दिनों की संख्या जैसे 5 दिनों से तो 5 days, 10 दिनों से तो 10 days, महीनों की संख्या 3 months, 6 महीनों से तो 6 months, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वह कौन सा 6 महीना होगा, 2025 का होगा, 2027 का होगा, 2028 का होगा, 2023 का होगा, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। यानी जहाँ पर भी निश्चित समय का पता हो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, और जहाँ पर भी अनिश्चित समय का पता हो यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करें। बाकी आप इधर पढ़ सकते हैं, जैसे सप्ताह या मिनट, जैसे कि 2 सप्ताह से तो 4 2 weeks, 45 मिनट से वह 45 मिनट से खेल रहा होगा, वह 45 मिनट से खेल रहा है, होगा आ गया तो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में चला जाएगा। तो खेल रहा है, वह 45 मिनट से खेल रहा है, तो 25 मिनट्स का उपयोग होगा। चलिए अब हम लोग फिर से वहीं वापस चले जाते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग सिंस और फॉर के पूरे विस्तृत जानकारी कर लिए कि यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगा तो सिंस का प्रयोग होगा, और पीरियड ऑफ टाइम की बात होगा तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। तो चलिए हम अब लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको भी मैंने 4 वर्गों में बांटा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, तब टाइम का प्रयोग होगा। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, इसमें सब सेम स्ट्रक्चर है, केवल यह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ गया, उसके बाद बिन का प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, फिर सब्जेक्ट और नॉट है तो लगा देंगे, उसके बाद बिन का प्रयोग। बहुत सारे लोग बिन पहले लगाते हैं उसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक, फिर टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग देखने वाले कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हेल्पिंग वर्ब रूल हैज यानी बीन तो दोनों के साथ लगेगा, तो इसको छोड़िए हम लोग हैज देखेंगे। तो ही सी इट नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नाम भी आ सकता है, जैसे राम, मोहन, सोहन ये सब आ सकते हैं। तो एक नाम है तो हैज का प्रयोग होगा, और बहुत सारे नाम है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ गए तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, और बीन का दोनों में ही प्रयोग होगा। तो हैव किसके साथ लगेगा, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर देख लीजिए, वह 2 घंटों से परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रहा है आ गया है, और यहाँ पे 2 घंटों से यहाँ पे यानी समय भी आपको दिख रहा होगा। तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले ही के साथ हैज लगता है और उसके बाद बीन। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 डेज। यहाँ देख लीजिए 2 घंटों से यानी 4 का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय का पता चल रहा है। नेगेटिव में हम देखिए, मैं सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया और समय से भी आ गया है। तो इसका कैसे बनेगा, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड, और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यानी सिंस का प्रयोग हो गया है। यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया है, तो सिंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय का पता चला। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी इसका उदाहरण देखिए, क्या वे लोग 2020 से यहाँ रह रहे हैं, इसमें भी रहे हैं आ गया है, और समय से यानी 2020 से है। इसका कैसे बनेगा, तो हैव दे बीन रेसिडेंशियल हियर सिंस 2020, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्पेशल इंट्रोगेटिव का देखिए, तो वह 4 दिनों से कहाँ सो रहा है। इसका कैसे बनेगा, तो वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 डेज, यानी 4 का यहाँ पे यूज हुआ है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो यह वीडियो को हम लोग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह सबसे पहला पार्ट वीडियो था, केवल प्रेजेंट टेंस का था। अब हम लोग अगला पार्ट यानी सेकेंड पार्ट में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़कर टेंस को पूरी तरह से समाप्त कर लें। यदि आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आप अपने से नोट्स बना सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन करें, ताकि किसी भी प्रकार का टेंस का सवाल आपसे जल्दी बने और उसको समझ सकें। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।